क्रेडिट कार्ड, डेट्स, इन्वेस्टिंग, इंश्योरेंस और ना जाने ऐसे कितने और टर्म्स है जो पर्सनल फाइनेंस के अंदर आते हैं। लेकिन दुनिया भर में पर्सनल फाइनेंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा अफवाह फैली हुई है जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। यानी ऐसी कुछ अफवाह है जिन्हें हम इंग्लिश में मिथ्स बोलते हैं, ऐसी कुछ मिथ्स है जो पर्सनल फाइनेंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है और लोगों को लगता है कि पर्सनल फाइनेंस ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मिथ्स के बारे में जानेंगे और इन सारी मिथ्स को बस्ट आउट करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिनटेक बाय मोहित लांबा। तो आज की इस वीडियो का टाइटल है 7 मिथ्स अबाउट पर्सनल फाइनेंस। तो मिथ्स यानी कि ऐसी स्टोरीज, ऐसी कुछ कहानियां जो सदियों से चलती आ रही है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के उन पास ऑन होती है, लेकिन वो स्टोरियां सही नहीं है, वो स्टोरियां होती है गलत, जिसकी वजह से हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ही मिलती है और हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ही फॉरवर्ड करते हैं। और पर्सनल फाइनेंस दोस्तों, अगर सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो नाम से ही पता चलता है कि एक आदमी जब खुद के लिए कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करता है तो वो पर्सनल फाइनेंस के अंदर आता है। जैसे कि जनरेशन ऑफ इनकम, स्पेंडिंग, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, फिर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, ऐसी कोई भी चीज जो फाइनेंस के रिलेटेड है, जो पैसों के रिलेटेड है और ऐसी कोई एक्टिविटी और ऐसी कोई स्किल को वो अगर मैनेज कर रहा है खुद के लिए तो वो पर्सनल फाइनेंस के अंदर आता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि कौन सी है वो 7 अफवाह है जो पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड बहुत ही ज्यादा गलत है और क्या है उनके पीछे का सही तरीका। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस चैनल यानी फिनटेक बाय मोहित लांबा पर मैं डेली फाइनेंस के रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता हूं। तो अगर फाइनेंस के सेक्टर में आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपका डेफिनेटली बनता है। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। तो पर्सनल फाइनेंस के बारे में पहला मिथ है, क्रेडिट कार्ड सर्व एज एन इमरजेंसी पर्पस। ऐसा आपने बहुत सी वीडियोस में आजकल सुना होगा कि क्रेडिट कार्ड एक इमरजेंसी फंड के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। जी हाँ, ये बात सही है, लेकिन कहाँ तक सही है वो कोई नहीं बताता। अगर आपको समझो आपकी जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब आप करते हो और जब तक आपकी सैलरी, आपकी रेगुलर सैलरी या फिर जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें से रेगुलर इनकम आप जनरेट कर पा रहे हो, तब तक अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो उस क्रेडिट कार्ड का बिल आप मंथ एंड या फिर जो भी उसकी ड्यू डेट रहेगी उस पर आप पे कर सकते हो। लेकिन फॉर एन एग्जांपल, खुदा ना खास्ता अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपकी जो जॉब है वो लॉस्ट हो जाए, यानी आपके हाथ से आपका जो बिजनेस है या फिर जो जॉब है वो चली जाए और सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए, तो ऐसे टाइम पे वो क्रेडिट कार्ड कोई यूज का नहीं है। क्योंकि अगर आप वो क्रेडिट कार्ड को यूज भी कर दोगे तो भी उसका बिल आप फ्यूचर में पे नहीं कर पाओगे, जिसके बाद उस बिल पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा और फ्यूचर में आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो अगर क्रेडिट कार्ड है तो इमरजेंसी फंड को हमें क्रिएट नहीं करना है और उससे हमें सेफली नहीं रखना है, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है और ये एक मिथ है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो वो ठीक है, उसका बिल पे कर रहे हो, सब बराबर चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो कब तक? जब तक आपके पास रेगुलर फ्लो ऑफ मनी या फिर रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हो या फिर रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम चालू है। क्योंकि अगर आपकी जॉब चली गई या फिर रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो आपका रेगुलर इनकम है वो सोर्स बंद हो गया, तो अगला सोर्स शुरू होने तक जो आप टाइम पीरियड है उसमें आपको कोई भी टेंशन ना हो। और ऐसे सिचुएशन में जो इमरजेंसी फंड है वो बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसलिए अगर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं करना, ये एक बेवकूफी की बात है और ये सरासर एक अफवाह, एक मिथ है। यानी कि क्रेडिट कार्ड सर्व एज एन इमरजेंसी पर्पस, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। जी हाँ, वो इमरजेंसी पर्पस में काम आता है लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं। इसलिए हमेशा अपना एक इमरजेंसी फंड तैयार करके चलो। तो ये था पहला मिथ। दूसरी अफवाह यह है, टू इन्वेस्ट यू नीड टू बी रिच। ऐसा बहुत से लोगों को लगता है। आज के मार्केट में मैं जब लोगों से, नए लोगों से मिलता हूँ, उनसे इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ तो उनके मन में कॉमन सवाल है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। और ये बात बहुत ही ज्यादा गलत है और जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि लोगों को कॉमन चीजों के बारे में भी क्लियरली नहीं पता है। इसलिए दोस्तों, मेरे चैनल या फिर मुझे फॉलो करिए, तो ये सब जो कॉमन बेसिक नॉलेज है फाइनेंस के रिलेटेड, ये आपको डेफिनेटली टाइम टू टाइम मिलता तो रहेगा, साथ ही साथ अपडेट भी होता रहेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो अफवाह कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो ये आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। क्योंकि हम सब जानते हैं, और अब जो मेरे व्यूअर्स है जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो उनमें से भी जो 99% लोग हैं वो ये बात जानते ही होंगे कि अगर आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है तो आज मार्केट में ऐसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जहां आप केवल 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ, ग्रो पे आप 100 रुपए से स्टार्ट करके आपकी इन्वेस्टिंग को शुरू कर सकते हो। तो अभी तक अगर आपने स्टॉक इन्वेस्टिंग नहीं शुरू की है तो प्लीज जल्द से जल्द शुरू करिए। अभी जाके अपना डीमैट अकाउंट खोलिए। मैंने अपने डीमैट अकाउंट की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सो वहां से जाके अभी इस ऐप को डाउनलोड करें और जल्द से जल्द इन्वेस्टिंग में शुरू हो जाए। और ग्रो के बारे में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जो डीमैट अकाउंट आप खोलते हो वो एकदम फ्री होता है, उसमें एक भी रुपए का चार्ज नहीं लगता। और इसमें जो प्रोसेस है वो भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। केवल 2 से 3 घंटों में आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, जिसके बाद आप इजीली आपकी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। सो प्लीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। तो ये सेकंड मिथ थी हमारी कि आपके पास बहुत ही ज्यादा पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। जी नहीं, आपके पास अगर आपकी जो पगार है वो बहुत ही ज्यादा कम है तो भी उसका 10% या फिर 5% भी अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो और उस इन्वेस्टमेंट को रेगुलर रखते हो, सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो ये थी दूसरी अफवाह। अब बढ़ते हैं तीसरे मिथ की तरफ, यानी तीसरी अफवाह की तरफ, और वो ये है कि बाइंग अ होम इज ऑलवेज बेटर देन रेंटिंग अ होम।
ये एक बहुत ही बड़ी गलत अफवाह है। मोस्टली इंडियंस के अंदर ये एक मेंटालिटी है, ये एक टेंडेंसी है कि हम पहले घर लेने के पीछे भागते हैं। भले हमारी इनकम कम है, हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो हमारे पैसे जो हर महीने हम कमाते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो भी हम पहले घर लेने के पीछे भागते हैं और ना कि एक एसेट बनाने के पीछे भागते हैं। भले घर एक एसेट है, लेकिन अगर आप उसे लोन पे ले रहे हो और लोन पे इंटरेस्ट ईएमआई पे ईएमआई भरते जा रहे हो, तो वो एसेट जब फ्यूचर में वैल्यू बढ़ भी जाएगी तो भी उसकी वैल्यू आपकी नजर में कुछ भी नहीं होगी। तो इसलिए हर बार ये नहीं है कि आपको नया घर ही खरीदना है या फिर खुद का घर ही खरीदना है। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि खुद का घर खरीदना एक लाइफ गोल अचीव करने लायक होता है और सोसाइटी में भी ऐसा लगता है कि वी हैव ऑफिशियली अराइव्ड। लेकिन दोस्तों, सोसाइटी के बारे में सोचोगे तो कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप जितने भी अमीर लोगों को देखोगे तो उन्होंने एसेट बनाने पे ध्यान दिया है, ना कि घर बनाने पे। भले घर एक एसेट है, लेकिन अगर आप उसे लोन पे लेते हो तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब आप ईएमआई इंटरेस्ट भरते जाओगे तो इतना ज्यादा पैसा पे कर चुके होगे कि लोन से 2 गुना या फिर 2.5 गुना से ज्यादा पैसा पे कर चुके होगे, जितना आपका प्रॉपर्टी का भी अप्रिसिएशन नहीं हुआ होगा। तो ये सब ध्यान में रख के प्रॉपर्टी लिया करो। और अगर आपकी एट प्रेजेंट हैसियत नहीं है, आपकी जो इनकम है बहुत ही ज्यादा कम है, तो एट प्रेजेंट अगर आप भाड़े के घर में रह रहे हो या फिर कहाँ पे रेंट पे रह रहे हो तो वो भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। हमेशा ऐसा नहीं कि खुद का घर ही लेना है। अगर एक आपको लेवल पे पहुंचना है और उसके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं घर लूंगा तो फिलहाल वो लेवल पे नहीं पहुंच पाऊंगा, तो ऐसे केस में यही ऑप्शन आता है कि आपको रेंट पे रहना चाहिए और ऐसे साइड बाय साइड ऐसी कुछ जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे अगले कुछ सालों में वो पैसा इतना ज्यादा बढ़ जाए कि आप टोटली विदाउट लोन आपका खुद का घर ले पाओ। सो पर्सनल फाइनेंस यही चीजें सिखाता है दोस्तों। इसलिए पर्सनल फाइनेंस और भी डिटेल में जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियोस को रेगुलर फॉलो किया करो। सो ये थी तीसरी मिथ। अब बढ़ते हैं चौथी अफवाह की तरफ, और चौथी अफवाह ये है गोल्ड इज अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि गोल्ड ये एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है कि अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो गोल्ड में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं और हर साल देखोगे तो गोल्ड थोड़ा थोड़ा तो बढ़ ही जाता है। आज से कुछ साल पहले देखोगे तो गोल्ड का भाव 25,000 या फिर 26,000 पर 10 ग्राम था, यानी पर तोला, और आज देखोगे तो 50,000 को क्रॉस कर चुका है, यानी नियरली डबल हो चुका है। तो ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसमें जो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा वो कुछ परसेंट तक मिलेगा, यानी हर साल 2%, 5%, ज्यादा से ज्यादा 10%। उससे ज्यादा गोल्ड में आपको एप्रिसिएशन आपके कैपिटल पे नहीं मिलता। लेकिन वहीं पे अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करोगे, जैसे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, तो हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट एक बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है, तो इसमें जो रिटर्न है वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होते हैं। और हो सकता है अगर आपका नसीब अच्छा है, आपका लक अच्छा है और आपने कोई ऐसा स्टॉक खरीद लिया जो एक ही साल में 1000 गुना से बढ़ गया, तो उसमें आप सोच सकते हो कि जो गोल्ड आपको 10 या 12% के एनुअल रिटर्न दे सकता है, वही सेम पैसा अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपका जो यील्ड है, जो आपका रिटर्न है, वो बहुत ही ज्यादा हो सकता है। लेकिन इंडिया में गोल्ड को लेके एक ऑब्सेशन है लोगों के मन में ऐसा फिक्स है कि गोल्ड में पैसा डालूंगा तो भले स्लो बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा जरूर। तो ये भी एक मिथ है कि गोल्ड एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ, गोल्ड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम स्मार्ट नहीं कह सकते उसे। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट वो होती है जहाँ पे आपका पैसा बहुत जल्द से जल्द डबल हो सके, और गोल्ड में जैसे कि मैंने बोला जल्द से जल्द डबल नहीं होगा, भले वो डबल हो जाएगा लेकिन वो डबल होने में जब जो डबल होगा तो वो जो रिटर्न आएंगे उसको एंजॉय करने के लिए आपकी एज ही नहीं बचेगी। सो दैट्स वाई फोर्थ मिथ ये है कि गोल्ड इज अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। अब बढ़ते हैं पांचवी मिथ की तरफ। पांचवा मिथ ये है रिटायरमेंट इज अ गोल दैट डजंट नीड एनी फोकस टिल द एज ऑफ 40। ऐसा बहुत से लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट, एक बंदा रिटायर कब होता है 60 या 65 की एज में, तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब मैं 40 साल क्रॉस कर जाऊंगा तब मैं अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के बारे में सोचूंगा और तब मैं रिटायरमेंट को ऐसा गोल रखूंगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है कि एज सुन एज यू स्टार्ट अर्निंग, यानी जैसे आप 20 या 22 साल की उम्र में आपके पैसे कमाना शुरू करते हो तभी से आपको रिटायरमेंट के बारे में सोचना है, क्योंकि आज की डेट में लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है कि और लाइफ इतनी वॉलेटाइल हो चुकी है कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है, जिसके कारण पैसा कभी ज्यादा भी आ जाता है, पैसा कभी चले भी जाता है। तो फ्यूचर में ऐसी अनसर्टेनिटी से बचने के लिए और अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एकदम अच्छे से जीने के लिए आप अगर इनिशियल ईयर से आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग करोगे और एक सिंकिंग फंड या फिर एक नॉर्मल फंड अलग से इमरजेंसी फंड, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया, ऐसे एक इमरजेंसी फंड साइड में करके रखोगे हर महीने, या फिर हर महीने ऐसी जगह या फिर कोई म्यूचुअल फंड्स में ऐसे पैसे इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे आपको कांस्टेंट रिटर्न्स मिलते रहेंगे, तो इन सब के चलते आपकी रिटायरमेंट लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और जो बंदा ऐसा सोचता है कि मैं 60 या फिर 65 ईयर्स की एज में रिटायर होगा तो 40 के बाद उसके बारे में सोचूंगा, तो जब 40 की एज में आप रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचने जाओगे, एट दैट पर्टिकुलर स्टेज आपके ऊपर इतनी ज्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा रहेगा, आपके घर की ईएमआई का खर्चा रहेगा, या फिर कोई और भी ऐसे बड़े खर्चे जो 40 की एज में मोस्टली 99% ऑफ इंडियन कॉमन मैन के कंधों पर होती है। तो वो टाइम पे इतनी ज्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इतना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन रहेगा कि आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ के बारे में कुछ भी सेव नहीं कर पाओगे। इसलिए ये सोचना बहुत ही ज्यादा गलत है और ये एक मिथ है कि जो रिटायरमेंट ये जो गोल है वो 40 के बाद सोचना चाहिए। जितना जल्दी सोच सकते हो उतना जल्दी सोचो, जितना जल्दी प्लान कर सकते हो,
उतना जल्दी प्लान करो ताकि, और ये किसने बोल दिया कि 60 की एज में रिटायर होना है? अगर आपके पास एक बहुत ही अच्छा खासा पैसा जमा हो चुका है, सो यू कैन रिटायर एट एनी एज। 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, कोई भी एज में आप रिटायर हो सकते हो। अगर आपका रिटायरमेंट का जो गोल है, जो आपका एक ऐसा है कि समझो मेरे को, मुझे रिटायरमेंट में 20 करोड़ चाहिए, मुझे रिटायरमेंट के बाद 50 करोड़ चाहिए, तो वो गोल अगर आपका जल्द से जल्द अचीव हो जाता है, सो यू कैन रिटायर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये भी एक मिथ है। और जो हमारा 5वां पॉइंट है कि रिटायरमेंट इज अ गोल दैट डजंट नीड एनी फोकस टिल द एज ऑफ 40। अब बढ़ते 6th मिथ की तरफ, यानी 6th अफवाह की तरफ, और वो ये है नॉट अर्निंग इनफ टू सेव। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, जब भी हम सेविंग्स की बात करते हैं, इन्वेस्टिंग की बात को तो छोड़ो, लेकिन जब हम सेविंग्स की बात करते हैं तो बहुत से लोगों की ऐसी नौबत आ जाती है, भले उनकी सैलरी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ वो अगली सैलरी का वेट करते हैं और उनके डेली एक्सपेंसेस चलाने के लिए भी उनके पास सैलरी नहीं बचती। तो इसका कारण ये है कि वो ये बोलते हैं कि हमारी सैलरी इतनी ज्यादा कम है कि हम सेविंग्स ही नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये तो एक बहुत ही अलग बात है, क्योंकि हमें उतने पैर फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर है। क्योंकि बहुत से लोग पैसा जितना कमाते हैं, समझो 1 रुपया कमाते हैं, तो उनके पास 1.5 या 2 रुपए का खर्चा ऑलरेडी होता है। तो 1 रुपया कमाने का फायदा ही क्या? 1 रुपये कमाने के बाद जब आपका खर्चा 50 पैसे या फिर 75 पैसे होगा, तब जाके जो बचेगा वो सेव होगा, वो सेव होगा तो वो इन्वेस्ट होगा, और इन्वेस्ट होगा तो पैसा बढ़ेगा, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट तो आपको ही होने वाला है। तो ये भी एक मिथ है कि हमारी इनकम कम है इसलिए हम सेव नहीं कर पाते। जितनी भी इनकम है उसका थोड़ा पार्ट तो सेव करना ही होगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर बड़ा आदमी बनना है, स्ट्रांग आदमी बनना है, अमीर इंसान बनना है, तो सेविंग्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेविंग्स होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी तो अमीर बनोगे। सो विदाउट सेविंग्स यू कांट बी रिच। तो ये थी हमारे 6th मिथ कि नॉट अर्निंग इनफ टू सेव। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के 7वीं और आखिरी अफवाह की तरफ, यानी 7th एंड द लास्ट मिथ, और वो ये है हैविंग अ लोन इज बैड। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि लोन नहीं लेना चाहिए, और बहुत से लोग इसलिए कोई भी एसेट भी बिल्ड नहीं कर पाते या फिर कोई बिजनेस शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि बैंक से लोन लेना पड़ेगा, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, या फिर जो मैं एसेट ले रहा हूँ उसमें प्रॉफिट होगा नहीं होगा। और ये सोच के वो लाइफ टाइम, जब उनका डेथ बेड का टाइम आता है, जब उनका लास्ट कुछ सेकंड्स लाइफ के बाकी रहते, तब उनके दिमाग में बात आती होगी कि काश मैंने उस दिन वो लोन लिया होता, काश मैंने उस दिन वो एसेट बिल्ड कर लिया होता, आज मैं जब मैं जा रहा हूँ तो उसके बाद मेरे पीछे बहुत ही अच्छी खासी वेल्थ में छोड़ के जा रहा होता। तो दोस्तों ये आपके ऊपर टाइम ना है, इसलिए कोई भी लोन लेने से डरो मत। फालतू चीजों के लिए लोन मत लो। जैसे कि बहुत से लोग एक लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, तो ऐसी कोई चीजों के लिए लोन मत लो, कोई प्रोडक्टिव चीजों के लिए लोन लो। जैसे आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपका स्टार्टअप में आइडिया, आपका जो आपका इंसेप्शन है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसके लिए बेझिझक होकर लोन लीजिए और बड़ा पैसा लगाकर बड़ा काम करिए। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इन्वेस्टमेंट किए बिना ही अमीर बन जाऊं। तो दोस्तों कोई भी काम हो, कोई भी जगह हो, जब तक पैसा डालोगे नहीं तब तक पैसा निकलेगा नहीं, और पैसा निकलने के लिए बहुत ही अच्छा पैसा डालना पड़ेगा। तो इसलिए लोन लेना है बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। हाँ, लोन फ्री रहना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो कब होगा? जब आप लोन लोगे, एक एसेट बिल्ड करोगे, वो एसेट से अच्छी खासी इनकम जनरेट करोगे, वो इनकम से आपका जो लोन है उसको जल्द से जल्द पे करोगे, और फिर अपनी एसेट को लोन फ्री करके फ्यूचर में एक बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन ये सब करने के लिए अगर इनिशियल ईयर्स में आपके पास पैसा नहीं है, तो वो पैसा आपको लोन के थ्रू मिल सकता है, और अगर ये स्टेप आप नहीं उठाओगे तो फ्यूचर में आपको रेग्रेट करना पड़ सकता है। तो ये थी 7वीं मिथ, दैट हैविंग अ लोन इज बैड। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। हमने पर्सनल फाइनेंस की 7 अफवाहों के बारे में एकदम डिटेल में देखा और देख लिया कि इनके पीछे का क्या है एग्जैक्ट सच। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही फाइनेंस के रिलेटेड और पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे मेरे चैनल यानी फिनटेक बाय मोहित लांबा पर। थैंक यू सो मच।